सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। हाल ही में स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान संबंधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इस वीडियो में हम प्रखर 2.0 से संबंधित सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। आशा है इस वीडियो को देखने सुनने के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। किस प्रकार ग्रुप बनाने हैं, उनके साथ कार्य करना है, रिकॉर्ड संधारित करना है आदि से संबंधित सभी बातों को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया गया है। शाला संबलन व AI आधारित ORF आकलन मौखिक धारा प्रवाह आकलन के दौरान यह देखने में आया कि कुछ विद्यार्थी कक्षा के स्तरानुसार अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को नहीं पढ़ पा रहे या धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहे। समझ के साथ पढ़ने लिखने की जो बुनियादी कौशल है उसके बिना विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर पठन कौशलों के विकास के लिए 90 दिन की यानी 12 सप्ताह की कार्य योजना में 5 सितंबर से नियमित रूप से बच्चों के साथ कार्य करते हुए उनमें धारा प्रवाह पठन कौशलों का विकास किया जाना है। इस मिशन को प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमें कार्य कैसे करना है। इसके लिए हम शिक्षक ऐप पर जाकर ORF आकलन के परिणाम को देखेंगे तो हमें वहाँ 4 तरह के पठन समूह यानी 4 तरह के विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। एक, वे बच्चे जिनको अक्षरों मात्राओं की पहचान करने में कठिनाई है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अक्षरों मात्राओं को जोड़ सकते हैं लेकिन शब्द को पूर्ण रूप से पढ़ने में उन्हें कठिनाई है। तीसरे, वे विद्यार्थी जो शब्द पढ़ पा रहे हैं लेकिन पाठ पढ़ने में उन्हें कठिनाई आ रही है। और चौथे, वे बच्चे जो धारा प्रवाह पढ़ते हैं। किसी कक्षा में इन चारों तरह के बच्चे होंगे तो किसी में 2 और किसी में 3। चारों समूह सभी कक्षा में हो यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार आकलन के परिणामों में बच्चों को उनके पठन कौशल के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। C1 इसे बीज नाम दिया गया है। इस पठन समूह के बच्चों को अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई है। वर्ग C2 इसे अंकुरण नाम दिया गया है। इसमें वे बच्चे हैं जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। वर्ग C3 पुष्पन, इस वर्ग में उन बच्चों को रखा गया है जो वाक्यों व सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और वर्ग C4 फलन, इसमें उन बच्चों को रखा गया है जो पाठों को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ते हैं। अब हम रजिस्टर में इस प्रकार का प्रारूप बनाएंगे। यह कक्षा 3 से 5 के लिए प्रारूप बनाया है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों पर कार्य करने वाले शिक्षक कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए प्रारूप बनाएं। शिक्षक ऐप पर आकलन के परिणामों पर जाने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। अब हम इसे कक्षा 3, 4, 5 का एक उदाहरण लेकर समझते हैं। कक्षा 6, 7, 8 पर भी इसी प्रकार कार्य करना है, लेकिन कक्षा 3, 4, 5 पर एक शिक्षक कार्य करेंगे तो 6, 7, 8 के समूह पर दूसरे शिक्षक को नामित करना होगा। इस तरह दोनों कक्षा समूह पर 3, 4, 5 पर एक और 6, 7, 8 पर दूसरे शिक्षक, इस प्रकार 2 अलग अलग प्रभारी होंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में शिक्षक ऐप पर आकलन परिणामों में क्रमशः बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन पर क्लिक कर उनमें अंकित नामों को हमने प्रारूप में संबंधित कक्षा व कॉलम में उन बच्चों के नाम लिख लिए। इतना करने के बाद अब हम कक्षा 3, 4, 5 के प्रत्येक कक्षा के C1, C2, C3 के बच्चों का एक समूह बनाएंगे और प्रत्येक कक्षा के C4 के बच्चों का दूसरा समूह। अब हमारे सामने हैं 2 समूह। पहला समूह जिसमें C1, C2 और C3 के बच्चे हैं वह है रेमेडिएशन समूह और दूसरा समूह है नॉन रेमेडिएशन समूह जिसमें C4 के बच्चे हैं। सभी कक्षाओं के C4 के बच्चे हैं। दूसरे समूह के साथ शिक्षक को रेमेडिएशन कार्य नहीं करना है। C4 कोहार्ट 4 के यानी वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास किया जाना है। अब हम वापस आते हैं रेमेडिएशन समूह, पहले समूह पर जिसमें C1, C2, C3 के बच्चे हैं। इसी एक समूह के साथ भाषा शिक्षक या कहें प्रभारी शिक्षक को रेमेडिएशन कार्य करना है। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ्य योजनाओं और संसाधनों की समीक्षा करके अपनी योजना बनानी है। 12 सप्ताह की योजनाओं और 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉडल का पालन करना है।
ये 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉडल क्या है वह हम आगे और जानेंगे। कक्षाओं को इंटरेक्टिव और बालकों को सक्रिय रखने के लिए ABL किट का उपयोग भी करना है। इसके लिए नई समय सारणी बनानी है जिसमें प्रथम 2 कालांश रीडिंग रेमेडिएशन हेतु रहेंगे। इसके बाद के कालांश में वह अन्य विषयों का शिक्षण करवाना होगा। रेमेडिएशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए अभिभावक प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट बच्चे को घर पर रीडिंग का अभ्यास करवाए। अभिभावकों को मेगा PTM पर आमंत्रित करना है और बच्चे को नियमित विद्यालय भेजने और शिक्षकों से इस पर चर्चा करने के लिए कहना है। कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 90 दिवसीय शिक्षण कार्य योजना के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों को किन अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाना है, आइए देखते हैं। विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है वे रेमेडिएशन शिक्षण के उपरांत 4-5 शब्द वाले वाक्यों को पढ़ पाते हैं। शब्दों को पढ़ने में जिन बालकों को कठिनाई होती है वे इस शिक्षण के उपरांत सरल पाठों, छोटी कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाएंगे। वाक्यों और पाठों को अटक अटक के पढ़ने वाले बच्चे सरल पाठों, कहानियों को उचित गति व हाव भाव व समझ के साथ पढ़ पाएँ। यही हमारा अपेक्षित अधिगम लक्ष्य है और इन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाना है। चूँकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का मौखिक भाषा स्तर एवं संज्ञानात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी की तुलना में अधिक होता है, अतः ये संभावना है कि ये विद्यार्थी अधिगम लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर लें तो ये कार्य पुस्तिकाओं, विषयवार एवं कक्षा आधारित शिक्षण से जुड़ सकते हैं। अपेक्षित अधिगम लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अब हम आते हैं कक्षा शिक्षण पर। चूँकि कक्षा शिक्षण के दौरान 2 समूह पर कार्य होना है, समूह A और समूह B। तो हम रेमेडिएशन समूह जो है हमारा, जिसमें C1 से C3 वर्ग के बच्चे हैं, उनके हम 2 समूह बनाएंगे। समूह A जिसमें हम C1 और C2 वर्ग के बच्चे रखेंगे और समूह B जिसमें कक्षा 3 से 5 के C3 वर्ग के बच्चे रखेंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में भी समूह A और समूह B बनेंगे। ABL कार्ड को पहचानने के लिए हम यहाँ नीचे देखेंगे। यह कक्षा 1-2 का गतिविधि कार्ड नंबर 3 है। हमारे सामने कक्षा 3 से 5 की साप्ताहिक शिक्षण योजना है जो प्रथम सप्ताह की है। प्रथम सप्ताह की विषय वस्तु है वर्ण क, म, ल, न और आ, जिन पर सप्ताह में कार्य किया जाना है। प्लान में प्रथम कॉलम है अधिगम क्षेत्र, जिसमें 4 अधिगम क्षेत्र हैं: मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पठन और लेखन। इस प्रकार ये 4 ब्लॉक्स हैं जिन पर प्रतिदिन कार्य किया जाना है। डेली प्लान में इन चारों अधिगम क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास के लिए उन्हें चित्र चार्ट, कहानी चार्ट आदि दिखाकर चित्रों पर प्रश्न करते हुए चर्चा करनी है। मौखिक भाषा विकास के लिए बातचीत में हम बच्चों को चित्र में कुछ ढूंढने, जैसे चित्र में क्या है, मोटरसाइकिल पर कौन बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है, इस तरह के प्रश्न। इसी के साथ कुछ प्रश्न तर्क संबंधी, जैसे कार के 2 पहिए ही क्यों दिख रहे हैं। कोई लड़की घड़ा लेकर जा रही है तो हम पूछ सकते हैं कि ये लड़की पानी लेने के लिए जा रही है या लेकर आ रही है, या आपको ऐसा क्यों लगा कि ये लड़की पानी लेकर आ रही है। इसी के साथ किसी पात्र के स्थान पर स्वयं को कल्पित करना, अपने को उसके जगह पर रखकर अनुमान लगाना, प्रश्नों को उत्तर देना, कल्पना करने वाले प्रश्न, उन्हें कैसा लगा होगा सोचने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न, जैसे तुम इस पात्र की जगह होते तो तुम क्या करते। इसी के साथ बच्चों के अनुभवों से जोड़ने वाले प्रश्न, क्या तुम कभी अस्पताल गए हो, वहाँ तुम्हें कैसा लगा, या कभी तुम्हारी मम्मी ताला लगाकर काम पर चली गई और तुम्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी, क्या तुम्हें किसी ने खाना खिलाया है और उस टाइम तुम्हें कैसा लगा। इस तरह के प्रश्न पूछते हुए उन्हें अनुमान लगाने, कल्पना करने, चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी के साथ कहानी सुनाकर सुनी हुई कहानी को बच्चों द्वारा पुनः सुनाना, किसी पात्र के बारे में राय व्यक्त करना,
चित्र चार्ट या कहानी चार्ट में आए चित्रों को बनाना या किसी चित्र का अनुमान लगाकर उसके बारे में बताना, प्रश्न पूछना और शब्दावली विकास की गतिविधियाँ मौखिक भाषा विकास के लिए करवाई जा सकती हैं। दूसरा अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग। डिकोडिंग चिन्ह व ध्वनि का सहसंबंध है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक वर्ण या अक्षर के लिए निर्धारित ध्वनि को जानना। बच्चा क की ध्वनि पहचानता है, लेकिन वह क के चिन्ह को भी पहचाने। डिकोडिंग के अंतर्गत सप्ताह के लक्षित वर्णों पर कार्य करना है। लिखे गए शब्दों की ध्वनियों को तोड़ना, जैसे कागज लिखा है तो का प्लस ग प्लस ज लिख पाए, वह माँ प्लस ला लिखा है तो जोड़कर माला पढ़ पाए। बच्चों को किसी वर्ण से बनने वाले शब्दों को बताने के लिए कहना। जैसे बच्चों को क वर्ण से बनने वाले शब्द बताने के लिए कहा गया तो बच्चों ने कागज, काला, काटना, किवाड़, केला, कौआ आदि शब्द बताए। शिक्षक चार्ट पर इन शब्दों को लिखकर कक्षा कक्ष में लगा देवें और कुछ समय बाद इन्हें पढ़ने के लिए कहें। वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने के लिए कहना। कुछ समय बाद उनके द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़ने के लिए कहना। इस प्रकार लक्षित वर्णों को लेकर निर्धारित समय अवधि में ABL किट की सामग्री का उपयोग करते हुए गतिविधियां करवानी है और बच्चों के पठन कौशल का विकास करना है। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन। इसके लिए कविता चार्ट, कहानी चार्ट या कोई लिखित सामग्री बच्चों के स्तरानुसार लेकर पहले शिक्षक पढ़कर उचित हाव भाव या उतार चढ़ाव के साथ सुनाएं। अब शिक्षक और बच्चे मिलकर पढ़ें और अंत में बच्चों को पढ़ने के लिए कहें। पठन का कार्य बच्चों के स्तरानुसार करवाया जाना है। जैसे समूह A के बच्चों को कहानी, कविता कार्ड में आए वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। धीरे धीरे स्तर में सुधार होने पर शब्द भी पढ़ें। इसी प्रकार समूह B के बच्चे दो बच्चे मिलकर और फिर धीरे धीरे बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ें। इसी प्रकार लेखन में कहानी, चित्र, कविता चार्ट में आए चित्रों को बच्चों को अपनी कॉपी में बनाने के लिए कहें और उनके आधार पर और भी चित्रों को बनवाएं। सप्ताह में पढ़े गए वर्णों को कॉपी में लिखने और पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इसी प्रकार समूह B के बच्चों को कविता, कहानी चार्ट में आए वाक्यों को पहले शिक्षक मदद और फिर धीरे धीरे स्वयं पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इस प्रकार 4 अधिगम क्षेत्र की कम से कम एक गतिविधि अपनी दैनिक योजना में सम्मिलित कर निर्धारित समयावधि में बच्चों के स्तरानुसार गतिविधियों का चयन कर ABL किट का उपयोग करते हुए गतिविधियों को करवाकर अधिगम स्तर तक बच्चों को पहुंचाना है। चारों अधिगम क्षेत्रों को प्रतिदिन की शिक्षण योजना में सम्मिलित करना ही 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉडल है, जिसका हमें पालन करना है। धन्यवाद।